नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। दिनांक 27/2/2022 को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया यूपी स्टेट सेंटर लखनऊ द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत ठाकरे के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने अभियंताओं को राष्ट्र निर्माण में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने अभियंताओं को नवीनतम तकनीक अपनाने की सलाह दी, जिससे कि कम लागत में टिकाऊ कार्य हो सके। साथ ही उन्होंने सतत विकास कार्यों पर जोर दिया। विकास कार्य ऐसे कराए जाएं कि जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पर्यावरण बचाने के लिए हमें सौर ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लानी होगी। हमें विकास कार्य एवं पर्यावरण में संतुलन बनाकर चलना होगा। सभी को आवास प्रदान करने की योजना साकार करने में अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे उन्हें बखूबी निभाना होगा। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत ठाकरे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स 101 वर्ष पुरानी संस्था है, जिसे वर्ष 1935 में रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था और अपने गठन से ही यह संस्था राष्ट्र निर्माण में भरपूर योगदान दे रही है। उन्होंने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि संस्था प्रदेश के विकास में सरकार को हर प्रकार का सहयोग देगी। कार्यक्रम में उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नमामि गंगे परियोजना के निदेशक श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के प्रारंभ में इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स के उत्तर प्रदेश सेंटर के चेयरमैन श्री मसरत नूर खान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और संस्था के क्रियाकलापों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन किया। समारोह में संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वी सिंह, पूर्व चेयरमैन श्री आर के त्रिवेदी, राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक श्री सत्य प्रकाश सहित 100 से अधिक वरिष्ठ अभियंता उपस्थित रहे। अंत में डॉक्टर जसवंत सिंह मानस सचिव ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। ब्यूरो रिपोर्ट के लिए लखनऊ से एसबी न्यूज। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के नेशनल प्रेसिडेंट ठाकरे साहब, वाइस प्रेसिडेंट श्री वी सिंह साहब, स्टेट के शाखा के चेयरमैन मसरत साहब, इसके ऑनरी सेक्रेटरी श्री जसवंत सिंह साहब, मेरे कलीग अनुराग श्रीवास्तव जी और आज की इस सभा में उपस्थित तमाम सारे इंजीनियर्स बंधु, देवे मुझसे थोड़े दिन पहले मसरत नूर खान मेरे पास आए मिलने के लिए, क्योंकि ये मेरे साथ काम कर चुके थे जब मैं आगरा तभी स्टेट पीडब्ल्यूडी के वहाँ पे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे और उन्होंने हमारे साथ काम किया। वहाँ पे आगरा में बहुत सारे काम किए। मेरे मुख्य सचिव बनने के बाद आए और आकर के इन्होंने मुझे कहा कि हम आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से फेलिसिटेट करना चाहते हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से मेरा क्या रिश्ता है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग जरूर की है। IIT कानपुर जो कि अपने देश की प्रतिष्ठित संस्था है, इंजीनियरिंग जरूर की मैंने 1983 में, लेकिन एक भी दिन में इंजीनियर नहीं रहा, क्योंकि इंजीनियरिंग की और सीधा IAS में सिलेक्शन मेरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन दोनों में। एक में मेरा देश में पहला स्थान था, दूसरे में देश में मेरा दूसरा स्थान था, लेकिन साथ में IAS में बहुत ऊपर स्थान था। तो मैं सीधे IAS ज्वाइन किया, तो मैं एक भी दिन इंजीनियर नहीं रहा हूँ। तो मैंने कहा इसके लिए फिर मुझे आप क्यों मेरा फेलिसिटेशन करना चाहते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर एक दूसरा एक और गुगली फेंक दी। तो कहा कि नहीं साहब, न केवल फेलिसिटेट करेंगे बल्कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के फेलो भी बना देंगे। मुझे और आश्चर्य हुआ कि अभी तो आप फेलिसिटेशन तो चलो थोड़ा मान लेते हैं, जैसे मुख्य सचिव तमाम सारे इंजीनियरिंग संस्थाएं यहाँ पे बैठे हुए, हमारे राजकीय निर्माण निगम के
एमडी साहब बैठे हुए हैं, स्टेट पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग चीफ बैठे हुए, सब सारे मुझे रिपोर्ट करते हैं, इनसे सबसे मैं काम लेता हूँ। हर इलाके में हर तरीके से मैं, यही नहीं बल्कि देश का भी जो सबसे बड़ी संस्था इंजीनियर्स की सीपीडब्ल्यूडी, उसके डीजी भी मुझे रिपोर्ट करते थे। और सीपीडब्ल्यूडी को अगर आप पता करेंगे तो पिछले 4.5 साल में मैंने कंप्लीट एक नया जन्म दे दिया। आज अगर सीपीडब्ल्यूडी के बारे में कुछ जानते होंगे, कंप्लीटली कायाकल्प कर दिया। कि जब मैं एज ए सचिव ज्वाइन किया था 2017 जून में, तो हर एक फोरम पे मुझे उनके बारे में गालियाँ सुनने को मिलती थी। लेकिन अब ये वक्त है कि जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी तमाम सारे फोरम पे सीपीडब्ल्यूडी की तारीफ करते, सबके सामने खुल के तारीफ करते, और उसके लिए पूरा उसको मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के तहत कंप्लीटली सीपीडब्ल्यूडी को तब्दील कर दिया। कि मुझे लगता था कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, मैं अगर एक IAS अधिकारी हूँ तो यूपीएससी के माध्यम से मैं आया, मेरे जैसे ये भी इंजीनियर्स हैं और वो भी यूपीएससी के माध्यम से आए, और हर फोरम पे गालियाँ सुनते हैं। क्यों? कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं है, न तो हमारे कॉलोनी में रहने वाले संतुष्ट हैं, न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतुष्ट है, न मंत्री, कोई भी संतुष्ट नहीं। जहाँ भी जाओ वहाँ उनकी शिकायत होती है। तो मैंने इन लोगों के तमाम सालों के काम देखा, तो मैं सोचा कि शायद, और यही नहीं, एनबीसीसी जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी मुझे रिपोर्ट करती थी। ऐसे तमाम सारे और जो हमारी जिम्मेदारियाँ थी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, तो तमाम सारी ऐसी इंजीनियरिंग कंपनियों के मैं बोर्ड पे हुआ करता था, चाहे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हो, तो बहुत सारी कंपनी जिसमें मैं बोर्ड पे उनके डायरेक्टर, उनको मैं गाइड किया करता था। मैं सोचता हूँ फेलिसिटेशन तो सही, लेकिन ये फिर फेलो बनाने की क्या मतलब, वो तो मैंने कभी नहीं किया। सीधा न तो ड्राइंग किया, ड्राइंग देखा जरूर है, समीक्षा जरूर किया है। आज आप सेंट्रल विस्टा के बारे में आप सुनते हैं, उसकी एक एक चीज़ के बारे में बहुत गहराई से, एक एक चीज़ पे मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ मैं जानता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उतनी गहराई में सोच के मैंने सोचा है, समझा है। लेकिन कराता तो मैं इंजीनियर हूँ, सही कराता था। तो आप मुझे बोले फेलो ऑफ इंजीनियर्स, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ही बना देंगे। मैं कहे तो आश्चर्य की बात है। हमने कहा फिर तो फॉर्म मैंने इन्होंने लाया, हमने कहा उसके, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते। फॉर्म ले गया, उसमें लिखा हुआ कि आपकी इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस। हमने कहा मैं एक भी दिन इंजीनियर लिखा, उसका पूरा फॉर्म में 1 to 8 मैं कह सकता हूँ। कलेक्टर था तो आपसे काम लेता था, जब मैं सेक्रेटरी बना किसी और से काम लेता था, प्रमुख सचिव बना कहीं और से काम लेता था, लेकिन मैंने खुद कुछ नहीं किया। तो मैं मैनेजर हो सकता हूँ, इंजीनियर नहीं हो सकता हूँ। गणेश साहब, आप तो बहुत इंजीनियरिंग का, तो मेट्रो के चेयरमैन थे। मैंने कहा वो सही बात है, मेट्रो का चेयरमैन तो मैं था, यही नहीं पूरे देश के हर मेट्रो का, मैं चाहे स्टेट की मेट्रो, चाहे सिटी की मेट्रो, सबके चेयरमैन था। और यही नहीं, मेट्रो का मैंने जिस तेजी से पूरा परिवर्तन किया, अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में मेट्रो को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया, और एक कॉन्शियस, बहुत एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया। लेकिन इंजीनियर नहीं था, वो सब उन्हीं से कराता था, उनके साथ पूरी तरह से लग के कराता था। क्योंकि आज देखें कि कहाँ हम सब मेट्रो विदेशों से लाते हैं, आज हम लाते नहीं हैं बल्कि हम विदेशों को भेजते हैं। आज हमारे देश में मेट्रो का हर चीज में, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिग्नलिंग हो, आपकी जो चाहे उसका रोलिंग स्टॉक हो, हर चीज में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। यहाँ की क्योंकि नए नए सिस्टम्स, नई नई चीजें जो दुनिया में ही वो हम लोग बना रहे हैं। एक ऐसा पूरा का पूरा ताकत आ गई है सारे इंजीनियरिंग कम्युनिटी में। तो ये सब तो मैंने किया, लेकिन फिर भी मैं इंजीनियर नहीं। तो कहा नहीं साहब, फिर भी आपको मैं पास करा दूंगा। फिर तो मुझे सब खुले लगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के ऊपर, करेंगे आप लोग ऐसे किसी को करा देंगे तो ठीक नहीं है। तो अरे नहीं, मैं लिख दूंगा, आप तो जितना सारा काम करते हैं इंजीनियर्स उनसे कराते हैं। बहरहाल मैंने फॉर्म दे दिया, और आपने देखा चेयरमैन साहब ठाकरे साहब ने कहा मुझे फेलो भी बना देंगे। तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ मुशर्रफ साहब। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, इंजीनियरिंग का एजुकेशन मेरे लिए बहुत काम आया है। इंजीनियरिंग के एजुकेशन से मैं, क्योंकि मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर नहीं, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। बड़ी बड़ी सर्किट में देखता था, एक तरफ से खटखट खटखट करके ऐसे करते करते मैं सॉल्व कर दिया करता था। IIT में बिल्कुल हमको
कहाँ से कौन सा रजिस्टर, कौन सा कैपेसिटर, कौन से किस रास्ते से निकल करके कहाँ से करंट जा रही है, एक एक जैसे सॉल्व किया करते थे। और जब मैं IAS सेवा ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे जितने सारे कैपेसिटर्स और जितने सारे जो है रजिस्टर्स और जितने सारे और सिस्टम जो है वो सारे ह्यूमन बींग्स में नजर आने लगे, जो उनके बीच में उसको सर्किट को कैसे चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि चाहे वो मेट्रो का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो या CPWD का ट्रांसफॉर्मेशन हो या मसरूर साहब ने आगरा में जिलाधिकारी या किसी भी जहाँ भी मैं रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं उसी सर्किट जैसे सब चीज़ों को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के भीतर से हमें यही देखना है कि कैसे हम बेस्ट करंट आगे बढ़ा सकते हैं, डिजायर्ड करंट कहाँ से ला सकते हैं। तो वो भी एक इंजीनियरिंग स्किल है, ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल है, ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल, क्योंकि उसको मैं उसी तरीके से पूरे एक सिस्टम के तौर पे चल करके मैं देखता हूँ कि कैसे वो काम हम पूरा करा सकते हैं। और वो करने के लिए वो स्किल की आवश्यकता है। और वो स्किल जो है, आपको बता दूं, हमारे IIT की जो पढ़ाई होती है, IIT कानपुर की पढ़ाई की जिसका मैं खुद उसका एक सहभागी हूँ, IIT की जो पढ़ाई होती है, हम केवल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और साथ में सोशल साइंसेज भी पढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी भी पढ़ते हैं, फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, लॉजिक भी पढ़ते हैं। ये तमाम सारी सोशल साइंसेज दे कॉम्प्लीमेंट इंजीनियरिंग, क्योंकि दे इंप्रूव योर ह्यूमन स्किल्स। और साथ ही साथ फिर हम इंजीनियरिंग के स्किल्स पूरा करते हैं, सारी की सारी चीज़ को जिस तरीके से हम लोग करते हैं वो पूरा एक कंप्लीट इंजीनियर IIT के एजुकेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बनाता, कंप्लीट इंजीनियर बनाता है, जो कि हर एस्पेक्ट को अगर वो कायदे से अगर वो करेगा, अगर सही से अपनी पढ़ाई करेगा, तो वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाकर के वो इंजीनियरिंग कर सकता है। इसलिए मसरूर साहब, मैं इसलिए ये बताना जरूरी समझ रहा था कि आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ और आप मुझे कैसे नंबर पर फेलो बना देंगे। मैं फेलो बन सकता हूँ, क्योंकि मैं वो तमाम सारी इंजीनियरिंग को मैंने ह्यूमन इंजीनियरिंग में तब्दील किया है। और चाहे मैं प्रमुख सचिव कृषि रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने उसको किया है, अगर मैं प्रमुख सचिव खेल रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने किया है, अगर सिविल एविएशन में रहा तो वहाँ पे किया, अगर अर्बन सेक्टर में आप देखेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की संकल्पना की है, मैं उसका साक्षी हूँ। पिछले 7.5 साल में देश इस तेजी से बदला है और एक इतनी बड़ी धरातल खड़ी हो गई, इतना बड़ा धरातल खड़ा हो गया कि आप शायद इसलिए कि आप दूर से देखते हैं, मैं तो नजदीक से अंदर से गहराई से देखता हूँ। मुझे लगता है कि हमारा देश, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नया भारत की बात करते हैं, वो नया भारत की नींव इतनी मजबूत डाल चुके हैं कि कोई रोक नहीं सकता है। वो बहुत बड़ी इमारत खड़ी होने वाली है। और उस प्रयास में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उनकी जो एक संकल्पना, उनका जो देश के बारे में वो सोच है, उस सोच को तब्दील करने के लिए मैं भी एक सिपाही के तौर पर उसमें काम कर रहा था, कभी अभी एक एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे, कभी सेक्रेटरी के तौर पे। और जो देश के जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, जिससे आपने देखा कि शहर कैसे बदल गए, कितनी सफाई हो गई। 100% अभी नहीं है, लेकिन हम इतना नजदीक पहुंच गए कि आने वाले 5 सालों में जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का 2.0 जो लॉन्च किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल जो लॉन्च किया, उससे कंप्लीटली आपको एक नई रूप में सारे शहर हमारे नजर आएंगे। जो हमारा कार्यक्रम जो है, जो मिशन हमारा अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत का जो योजना थी, उसमें कितना परिवर्तन हुआ आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मैंने उसको जिया है, उसको बहुत नजदीक से उसको किया। मैंने जिस लेवल के एक्सपेंडिचर पूरे देश भर में हुए, जिस लेवल की इंजीनियरिंग स्किल्स डेवलप हुई, जिस प्रकार की कैपेसिटी पूरे देश में डेवलप हुई है, अब अमृत 2.0 में हमारा जो वहां पे लक्ष्य क्या है, मेकिंग सिटीज वाटर सिक्योर। तमाम सारे देश के, दुनिया के भूगोल से बहुत सारे नगर मिट गए, केवल वो शहर वाटर सिक्योर नहीं थे। आज हम देश को वाटर सिक्योरिटी के तौर पे इस प्रकार से इसमें अमृत 2.0 में चल रहे हैं, मुझे पूरा लगता है कि जिस प्रकार की पूरी व्यवस्था, लगभग 3.5 लाख करोड़ की योजना है 5 साल के भीतर, वो पूरे देश को परिवर्तित कर देगी। इसी प्रकार से हाउसिंग फॉर ऑल आपको देखने में लगता है हाउसिंग फॉर ऑल, आज जो कोविड के इतने बड़े महामारी के बावजूद, वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के इलाज है,
हम लोग कैसे रिजिलियंट हैं। कोई अगर सोचिए, आप लोग तो इंजीनियर हो, आप सब तमाम सारे बड़े बड़े पदों पे, कोई चीफ इंजीनियर भी बता रहे थे, कोई एमडी, कोई चेयरमैन, कोई वाइस प्रेसिडेंट, क्या क्या प्रेसिडेंट, कहाँ पे आप रहे हो। आप कभी सोचिए कि जिस कोविड ने पूरे दुनिया को हिला करके पूरी झकझोर दिया, पूरी अर्थव्यवस्था को, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उसके भीतर से आत्मनिर्भर होकर के आगे निकल रही है। कैसे निकल रही है? इस लेवल का काम पूरे दुनिया भर में हो रहा है, पूरे देश में हुआ है। ऐसा काम हुआ है जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल, सबको आवास। शहरी इलाके में जब हम लोगों ने 2015 में जब ये लक्ष्य लिया था, तो उसमें अनुमान था करीब 1 करोड़ मकान की जरूरत पड़ेगी। हमने बाद में जब राज्यों से पूरा डिटेल लिया तो करीब 1 करोड़ 12 लाख। और आपको बता दूं, वहां से सचिव के तौर पे निकलने के पहले मैंने 1 करोड़ 14 लाख मकान सैंक्शन कर दिए थे। और वही नहीं, 1 करोड़ 14 लाख में से 92 लाख मकान ग्राउंड करके उस पर काम चालू हो गए। वही नहीं, 54 लाख मकान कंप्लीट करके लोग उसमें रह रहे थे। और इसका मैं साक्षी हूं। स्वयं देश के कोने कोने, अरुणाचल प्रदेश से लेकर केरल तक, आपका उधर गुजरात के कोने तक, कश्मीर तक, सब पूरे इलाके में मैं घूम करके तमाम सारे शहरों में जाकर देखा कैसे लोगों की जिंदगियां सुधर गई। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा हाउसिंग का प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुआ। किसी देश में हिम्मत नहीं। हमारे देश में जो सबसे बड़ी 10 साल की योजना चली थी 2004 से 14, केवल 8 लाख मकान बने हैं। मात्र 6 साल में 54 लाख मकान बन के लोग रह रहे हैं। और मकान केवल ढांचे नहीं है, ऐसे मकान हैं जिनके अंदर जो पीने का पानी भी है, जहाँ शौचालय भी है, जहाँ पे गैस भी है, जहाँ पे बिजली भी है, हर तरह की वो सुविधा है जिससे कि लोगों की जिंदगी में पंख लग जाए और अपनी जो उनकी आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ये तब संभव हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है वो तब पूरी हुई है जबकि इसमें तमाम सारे लोग, पूरा देश इसमें उमड़ पड़ा, पूरा देश इसमें लग चुका है। वही नहीं, हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज, जिसको एक बार माननीय प्रधानमंत्री जब रिव्यू कर रहे थे, मुझे सचिव के तौर पे, तमाम सारे सचिवों का हर महीने वो एक प्रगति के माध्यम से रिव्यू करते हैं। रिव्यू करते उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि क्या हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने देश में नहीं ला सकते हैं। आप में से बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स होंगे, आज भी बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी आप लेकर के चलते हैं। वही सेम ईंटें, सीमेंट और वो उसकी इस टेक्नोलॉजी को लेकर के चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री से मुझे पूछा कि क्या आप नहीं कर सकते हो, और उन्होंने मुझे गाइड भी किया। और नतीजा, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चैलेंज मार्च 19 में हमने लॉन्च किया, और जिसमें दुनिया के 54 देश अलग अलग टेक्नोलॉजी लेकर के आए। और उन टेक्नोलॉजी में 6 टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया गया चैलेंज के माध्यम से, राज्यों का सिलेक्शन चैलेंज के माध्यम से। पहले बार राज्यों का सिलेक्शन चैलेंज के माध्यम से हुआ। और आज 6 जगह पे, चेन्नई में, राजकोट में, इंदौर में, लखनऊ में, जिस शहर में आप हैं, लखनऊ में, रांची में और अगरतला में, ये 6 ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही हैं जिनका काम चल रहा है, जो हमारे टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी, हमारी सोच को बदल देगी। आप सोचिए, रांची में जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी एक लेगो बच्चे खेलते हैं कि पूरा पूरा घर बना के एक के घर पर दूसरा तीसरा घर बनता चला जाता है, पूरा पूरा घर बना हुआ ला करके एक दूसरे पर रखते चले जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ जो लखनऊ की टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा आप जाकर के काम चल रहा है, नागपुर में काम चल रहा है, इंदौर में, और यहाँ आकर के सारा सारा खाली उसको जो है आकर जोड़ दे रहे हैं, नट बोल्ट जैसे जोड़ दे रहे हैं, और ऐसे घर बना रहे हैं जिसको 100 साल गारंटी कुछ होने वाला नहीं। अभी जब हम लोग घर बनाते थे 20 साल में बदरंग हो जाता था, 25 साल के बाद उसको लगता था कि मकान के अंदर रहने लायक नहीं होगा। ये 100 साल तक तो कुछ होना ही नहीं। ऐसे 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 ये नई टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान का जो आगे का भविष्य उस टेक्नोलॉजी के अंदर। स्मार्ट सिटी मिशन बिल्कुल एक नया मिशन, जिसके माध्यम से एक नए तौर तरीके, सोचने के तरीके कि कैसे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए, कैसे प्रोसेस आसान हो जाए। और आप जाके किसी भी शहर में देखिए, आप पता करिए कि ऐसा नहीं कि कोई जादू की छड़ी है या कोई ऐसा है कि स्विच ऑन किया आपने लाइट जल गई। नहीं, मैंने दुनिया में तमाम सारे देशों में जाके तमाम सारे शहरों को देखा है कैसे शहर स्मार्ट बने। डिकेड्स लगते हैं, 20-20 साल 30-30 साल लग जाते हैं तब्दील होने में।
जो पिछले 5-6 सालों में देश में प्रोग्रेस हुआ है उसका कोई साल ही नहीं। आज हम दुनिया के सामने रखते हैं, लोग आगे पूछते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम लोगों ने काम किया, और वो चीज़ पूरे देश को, क्योंकि ये देश बदल रहा है, देश में जो स्मार्ट सिटी का जो है स्मार्ट मिशन से मूवमेंट के तौर पर परिवर्तित हो रहा है, और आने वाले समय में कितना परिवर्तन होगा मैं उसका अंदाजा कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर से मैं भी एक पूरा एक सोल्जर था माननीय प्रधानमंत्री जी की उस परिवर्तन के बाद करूँ। इसी प्रकार से आपका मेट्रो के क्षेत्र में बताया मैंने कि मेट्रो के क्षेत्र में कितनी थोड़ी मेट्रो, 5 शहरों में मेट्रो चलती थी आज से 6-7 साल पहले, आज 18 शहरों में, और अभी बस अगले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी पुणे में भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, 19वां शहर होने जा रहे हैं, नहीं 18 19 हो चुका था, कानपुर बाद 19 सिटी 20वां शहर होने जा रहा है जहाँ पे मेट्रो चलने जा रहा है, पुणे शहर में उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप सोचिए कि आज लगभग 780 किलोमीटर की मेट्रो यहाँ पे हिंदुस्तान में चल रही है, और वही नहीं, काम जो चल रहा है अनदर करीब 1500 किलोमीटर का काम चल रहा है। यानी कितना तेजी से देश में परिवर्तन है, कितनी सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है। ये अवधि जो पीछे का जो समय है और जो आगे आने वाला समय है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई परिवर्तन का कोई काल होगा, इस काल को याद रखेंगे लोग, क्योंकि इस काल में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, जिस प्रकार से इनोवेशन हुए, जिस प्रकार से जो हमारी जो स्टार्टअप्स आए हैं, अभी मैं 2 दिन पहले, आज 27 तारीख है, 25 तारीख को नोएडा में था। नोएडा में कुछ वहाँ पे ड्रीम्स जो हमारा जो मेडिकल का एक इंस्टीट्यूट है, एम्स के जैसा इंस्टीट्यूट बन रहा है, उस इंस्टीट्यूट का मैं चूँकि चेयरमैन हूँ, उनके फाउंडेशन डे में चीफ गेस्ट था। लेकिन उसके बाद मैं एक दूसरी फैक्ट्री को देखने गया, रोबोटिक्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये एडवर्ब टेक्नोलॉजीज ये कंपनी है जिसकी जो फैक्ट्री नोएडा में उन्होंने लगाया, 3 मार्च को उन्होंने शुरू किया था, 3 मार्च 2021 को। अभी 3 मार्च आया नहीं है। मैं 51वें सप्ताह में उस फैक्ट्री को देखने गया, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो फैक्ट्री ऑलरेडी न केवल हिंदुस्तान में रोबोटिक्स की ज़रूरतों को, बल्कि सिंगापुर में, अमेरिका में, जर्मनी में, तमाम सारे ऑस्ट्रेलिया में, तमाम सारे देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। और वहाँ लगभग 750 बच्चे, जिसमें करीब 30% बेटियां हैं, वो सारे के सारे इस काम में लगे। और अब यही कंपनी जो है, उनको ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने काम दिया, कंपनी बनी। रोबोटिक्स क्या होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ हाथ पाँव चलाते हुए आप देखते होंगे कि हाथ पाँव चल रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं। रोबोटिक्स पूरा काम करने के तौर तरीके को पूरा बदल देगा। आज रोबोटिक्स सर्जरी होती है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब पहले सर्जरी होती थी, लोगों को इतना खून बहता था, कितने लोगों की जान चली जाती थी ब्लीडिंग की वजह से। फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का काम प्रारंभ हुआ, तो उसमें थोड़ा कम होने लगा। और आज जब रोबोटिक सर्जरी होती है, इट्स ए प्रिसीजन सर्जरी। आपके बिल्कुल उस स्पॉट पे, जो स्पॉट पे जहाँ पे उसको सर्जरी करना, वहाँ पहुँच के रोबोट, क्योंकि वो उसको देख रहा है, कैमरा से उसको देख रहा है, वहाँ पहुँच के उसको आप पहुँच करके वहाँ वो सर्जरी कर सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर जो है, वो हाथ उसका सीजर और वो सब चीज़ें उसको लेकर के नहीं चल रहा है, वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ, सब जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेल खेलते हैं, वैसे वो खेल खेल रहा है। और वो सर्जरी क्या हो रही है, चाहे ब्रेन की सर्जरी हो सकती है, आपकी बॉडी की किसी भी की सर्जरी हो सकती है, वो सारा रोबोट के माध्यम से। ये होता है रोबोट। कितना बड़ा जो है, बड़ा डिजास्टर हो जाए, डिजास्टर में हम तो नहीं पहुंच सकते। अगर हम पहुंचेंगे तो हम तो गल भी सकते हैं, बॉम्ब से उड़ भी सकते हैं, बहुत कुछ चीजें हो सकती है। वहां पे जाकर रोबोट को सारे चीज कर सकता है। आज रोबोटिक्स, आज हमारे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।